Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 1st and 2nd of May 2024. 1 और 2 मई का 2024 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. सारे न्यूज़ आइटम्स मैं कवर करूंगा जो भी इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद जो भी उसके बैकग्राउंड में इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी हमको ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा. ठीक है ना. तो शुरू करेंगे सबसे पहले आज 2 तारीख के न्यूज़पेपर से. फ्रंट पेज की पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है प्ली फॉर एलोकेटिंग स्पेक्ट्रम विदाउट ऑक्शन. अब हुआ क्या था, आप सबको पता होगा कि स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग नाम की एक चीज होती है. क्या होती है स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि बहुत सारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनकी वेव्स का एक समूह, एक ग्रुप. ठीक है ना. जैसे मान लो 100 किलो हर्ट्ज की एक फ्रीक्वेंसी हो गई, 200 किलो हर्ट्ज की एक फ्रीक्वेंसी हो गई. तो 100 किलो हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज तक के बीच की जो फ्रीक्वेंसीज होंगी एक स्पेक्ट्रम के अंदर का आएंगे, है ना. तो अब होता क्या था, जैसे 5G में कुछ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, 6G की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी. तो जो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं ये उस स्पेक्ट्रम को खरीदते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वॉकी टॉकी हो गया. चूंकि वॉकी टॉकी की खरीदी में मैंने भी पार्टिसिपेट किया है एक बार, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वॉकी टॉकी जैसे होता है ना, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे चलता है. तो पहले वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमको एलोकेट करवानी पड़ती है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से. ठीक है ना. चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो चाहे कुछ भी हो, आपको पहले वो एलोकेट करवानी होती है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से. तो इसी तरीके से ऑक्शनिंग की जाती है जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं और वो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर वेवलेंथ को यूज करने के लिए बेसिकली स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग होती है. अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में गए थे हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं, उन्होंने वहाँ पे एप्लीकेशन दी थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम अलाउ कर दिया जाए. एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है कि मतलब कि गवर्नमेंट चाहे तो अपने विल से किसी को भी एलोकेट कर दे, जिसको चाहे उसको एलोकेट कर दे. ठीक है ना. बट सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ जो है वो रिजेक्ट कर दी है. और सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार जो थे इन्होंने ये कहा कि द एप्लीकेशन फॉर क्लैरिफिकेशन वॉज मिसकंसीव्ड. स्पेक्ट्रम इज द स्केयर्स नेचुरल रिसोर्स. स्पेक्ट्रम जो है वो स्केयर्स नेचुरल रिसोर्स है एंड इट इज एलोकेटेड टू प्राइवेट प्लेयर्स ओनली थ्रू ओपन ट्रांसपेरेंट ऑक्शन. तो ये रजिस्ट्रार का कहना था. एक्चुअली में जो ये प्रोसेस है पूरी, वो सुप्रीम कोर्ट ने ही 12 साल पहले दी थी जब उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम जजमेंट दिया था. ठीक है ना. तो उन्होंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम वुड हैव गवर्नमेंट इन सोल चार्ज ऑफ सेलेक्टिंग ऑपरेटर्स. तो उन्होंने कहा था कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन होगा तो गवर्नमेंट सोल सेलेक्टर ऑफ ऑपरेटर्स हो जाएगी, वो खुद ही सेलेक्ट करेगी किसको देना है किसको नहीं देना है. ठीक है ना. तो यहाँ पे रजिस्ट्रार ने भी वही रूल इन्वोक किया सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का, 2013 के रूल्स का, और डिक्लाइन कर दी एप्लीकेशन. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हुई है. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है ना. आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है. तो लेट्स सी वन बाय वन, एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ. पेपर तो खुल जाए. ओके. यहाँ पे फिनलैंड स्कूल टर्न्स अवे फ्रॉम रशियन लैंग्वेज कल्चर एज यूक्रेन वॉर ड्रैग्स ऑन. अब यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअली फिनलैंड के 2 टाउन्स हैं, इनके नाम यहाँ पे लिखे हैं. देखो मैं आपको दिखा देता हूँ. एक है लैपीनरांटा एंड दूसरा है जोएंसू. ठीक है ना. तो ये दोनों याद रखना. क्या होता है, लोकेशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना यूपीएससी में, कि मार्क करना होता है कि कौन से करेक्टली मैच्ड हैं या करेक्टली मैच करो. ऐसे भी आ सकता है कि टाउन्स को उनके कंट्रीज से या सिटीज से. तो यहाँ पे याद रखना कि लैपीनरांटा एंड जोएंसू ये फिनलैंड के टाउन्स हैं. इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि दे विल नॉट बी टीचिंग द रशियन लैंग्वेज एंड रशियन कल्चर एनी मोर. वैसे भी फिनलैंड बहुत एग्रेसिव है इस समय. आप सबको पता होगा कि 2023 अप्रैल में फिनलैंड ने नेटो ज्वाइन कर लिया है ना. हालांकि पहले वो नहीं ज्वाइन करते थे, जो कि उनका जो लॉन्ग टर्म मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट था, उनकी पॉलिसी थी मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट की, क्योंकि रशिया उनको दबा करके रखता था. रशिया उनको मना करता था कि आप किसी और से करेंगे तो हम आपको अटैक कर देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे. पर जब यूक्रेन में इतना उन्होंने अटैक खुद ही कर दिया, और यूक्रेन तो मेंबर भी नहीं था नेटो का, तो फिनलैंड के अंदर भी ताकत आ गई कि भाई देखो इसको करना होगा तो अटैक कर ही देगा. कम से कम नेटो का मेंबर बनने से ये तो होगा कि नेटो की दूसरी कंट्रीज लड़ने के लिए आएंगी, है ना. तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखना. लैपीनरांटा एंड जोएंसू, ये 2 सिटीज़ के नाम भी याद रखना. ठीक है.
आगे देखते हैं, इन अ फर्स्ट यूके सेंड्स असाइलम सीकर टू रवांडा। अब ये तो पहले भी मैंने आपको कई बार बताया कि यूके की जो डिपोर्टेशन पॉलिसी है उसमें ऋषि सुनाक जी ने ये कहा था कि जो भी लोग जिनको असाइलम नहीं दिया जाएगा ब्रिटेन में, उनको डिपोर्ट करके कहाँ भेजा जाएगा, रवांडा। तो ये क्वेश्चन बस ऐसे ही पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री में कर रहे हैं, तो रवांडा, और रवांडा की कैपिटल है किगाली। किगाली तो आपको ये भी पता होगा ना, किगाली एग्रीमेंट भी हुआ था। तो एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन के लिए कि किगाली एग्रीमेंट किस चीज़ के लिए हुआ था, ठीक है, प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो रवांडा भेज दिया गया है अभी रिसेंटली, और ये इनका वही है। और एक और छोटा सा सवाल आपके लिए कि इंग्लिश चैनल कौन सी कंट्रीज को टच करता है, कौन कौन सी कंट्रीज इंग्लिश चैनल को टच करती हैं, है ना, या इंग्लिश चैनल किसको सेपरेट करता है। तो ये छोटा सा सवाल, 2 सवाल है इन 2 कंट्रीज के बीच में इंग्लिश चैनल, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा, ठीक है ना। आज जो सवाल 3 पूछे नहीं ना मैंने, तो वो यही सवाल है। आगे मूव करते हैं, आप भी मेरे साथ आगे बढ़ जाइए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो लिखा है, इंडिया इज वन ऑफ द की जियोग्राफीज अफेक्टेड बाय फिशिंग अटैक्स। अब ये फिशिंग अटैक्स, ये मछली मारने वाले अटैक्स नहीं है, ये आप लोगों को पता होगा, वैसे ये साइबर क्राइम में आता है फिशिंग अटैक। अब क्या होता है, जैसे फिशिंग में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपने ये पेपर खोला हुआ है, तो ये न्यूज़पेपर है द हिंदू का, ठीक है ना। अब अभी तो आपको पता है कि चलो मैं पढ़ा रहा हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, मान लो ऐसा हूबहू एक पेज बना दिया जाए और उसमें हूबहू ऐसे ही लिखा हो, सब कुछ ऐसे ही लिखा हो, बट लिंक्स के अंदर कोई और लिंक ट्रैप कर दी गई हो, ताकि वो जैसे ही आप उसको क्लिक करो, आपको लगे कि ये न्यूज़ आइटम है, आप उसको खोलो क्लिक करके कि न्यूज़ खुलेगी, तो वो आपका पूरा डेटा हैक कर ले। तो ऐसे जो सेम टू सेम किसी ओरिजिनल सोर्स को रेप्लिकेट करते हैं ना, ओरिजिनल किसी चीज़ को रेप्लिकेट करते हुए कोई वेबसाइट या यूआरएल बनता है, तो उसको हम फिशिंग कहते हैं, ठीक है ना। कि मतलब आप हूबहू जैसे फेसबुक आप खोलते हो ना, तो उसका जो लॉगिन पेज है वैसा आपने फेसबुक जैसा ही लॉगिन पेज हूबहू बना दिया, और आप उसमें जैसे यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे तो वो आपका ट्रैप कर लेगा, है ना। तो इस तरीके से फिशिंग अटैक किया जाता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे आप भी मेरे साथ बढ़ सकते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। अब ये आर्टिकल है एनालाइजिंग द लेबर ऑन अ वार्मिंग प्लैनेट। अब ये जो आर्टिकल है इसमें ये है कि किस तरीके से जो ग्लोबल वार्मिंग है या जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसका इम्पैक्ट इंडियन वर्कर्स पे क्या पड़ रहा है, उसका इम्पैक्ट इंडियन वर्कर्स पे क्या पड़ रहा है। तो सबसे पहले अगर आप बात करो तो आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने 6 की इम्पैक्ट डिटरमाइन किए हैं ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन वर्कर सेफ्टी। तो वर्कर सेफ्टी पे क्लाइमेट चेंज के 6 इम्पैक्ट जो है वो आईएलओ बताता है। पहला उन्होंने बताया भैया एक्सेसिव हीट बहुत ज्यादा हो रही है, ऑब्वियसली बात है, हीट वेव्स हमने देखा ही है बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। देन सोलार अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, दूसरा जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का। तीसरा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स फेस करना पड़ता है वर्कर्स को। देन वर्क प्लेस एयर पोल्यूशन, चौथा एक इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है जो कि फेस करना पड़ता है। देन वेक्टर बॉर्न डिसीजेस, ये भी हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज के कारण चेंज होती जा रही हैं। देन एग्रो केमिकल्स, है ना। तो ऑल दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज विच आर हैपनिंग ऑन द लेबर। एंड इससे क्या होता है, बहुत सारे हेल्थ हैजार्ड्स आते हैं। जैसे अब मान लो धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा, तो हीट स्ट्रोक हो सकता है, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, एग्जॉशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। अब नाउ इस आर्टिकल में कुछ वल्नरेबल सेक्टर्स बताए गए हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। कौन कौन से सेक्टर्स बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, तो उसमें सबसे ज्यादा वल्नरेबल एग्रीकल्चर है। ऑब्वियस बात है, एग्रीकल्चरल लेबर जो है बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा लेबर इन्वॉल्व भी रहते हैं। देन एमएसएमईज जो है दे आर ऑल्सो वेरी इनफॉर्मल, वहां पे भी वर्कर्स कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी है नहीं। तो एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर के वर्कर्स, दूसरा एमएसएमई के वर्कर्स, तीसरा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे जो इम्पैक्ट झेलेंगे इसका, वो सारी चीजें हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने यहाँ बताया कि कुछ लॉज हैं जो कि रेगुलेट करते हैं वर्किंग कंडीशंस को। लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। यहाँ देखो व्हाट लॉज आर एड्रेसिंग द वर्क प्लेस सेफ्टी। तो यहाँ पे देखो रेंज ऑफ मोर देन 13 सेंट्रल लॉज, देखो लिखा हुआ ना। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, माइंस एक्ट 1952, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979। ये सारे रेगुलेट करते हैं वर्किंग कंडीशन अक्रॉस सेवरल सेक्टर्स। अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग लॉज हैं। जैसे एक प्लांटेशन वाला है, प्लांटेशन लेबर का 1951 का है, अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स 1996 के हैं, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 का है। अब हुआ क्या था, आपको याद होगा
कि इनको कंसोलिडेट किया गया था और अमेंड किया गया था इन लॉज को सितंबर 2020 में, और एक नया लॉ बनाया गया था जिसको क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्कर्स कंडीशन कोड, ओएसएच कोड 2020। ये लिख लो आप लोग कि ये जो सारे अलग अलग सेक्टर्स के वर्कमैन रिलेटेड लॉज थे ना, इनको सितंबर 2020 में कंसोलिडेट किया गया था और एक लॉ बनाया गया था जिसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, जिसको ओएसएच कोड 2020 भी कहा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो वाइल यहां देखो ऑथर कहता है कि वाइल सेवरल यूनियंस आर क्रिटिकल ऑफ द न्यू लॉ फॉर वाटरिंग डाउन सेफ्टी एंड इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड्स, द यूनियन गवर्नमेंट इज येट टू ऑफिशियली नोटिफाई इट्स इन्फोर्समेंट। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो बहुत सारे प्रोविजंस इसमें अच्छे हैं, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट अभी तक इसको इसका इन्फोर्समेंट इस एक्ट का नोटिफाई नहीं कर रहा है, इस कोड का नोटिफाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यूनियन और जो जुडिशरी है दे कंटिन्यू टू रिलाई ऑन द ओल्डर लॉज, है ना, अभी भी वो ओल्डर या पुराने लॉज पे ही डिपेंडेंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको याद रखना है। एक और चीज यहाँ पे ऑथर ने कही है इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में कि फैक्ट्री क्या है, इट इज एन एंटरप्राइज विद मोर देन 10 और मोर वर्कर्स, ठीक है ना, बट दोज रजिस्टर्ड अंडर दिस लॉ आर लेस देन $250,000 बेस्ड ऑन द लेटेस्ट अवेलेबल डेटा। तो यहाँ पे याद रखिएगा इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो कहता है कि एक फैक्ट्री है जो कि इंटरप्राइज है विद 10 और मोर वर्कर्स, ठीक है ना, 10 या उससे ज्यादा वर्कर्स की ही फैक्ट्री को फैक्ट्री मानता है, बट दोज रजिस्टर्ड अंडर दिस लॉ आर लेस देन $250,000 बेस्ड ऑन द लेटेस्ट अवेलेबल डाटा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप याद रख सकते हैं। ये सारी चीजें मतलब कितनी फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड हैं वो बता रहा है, $250,000 से लगभग आसपास कंपनियां हैं, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज फैक्ट्स। क्या इम्पैक्ट है वो भी मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। तो यहाँ पे और देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि नहीं। ओएसएच कोड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। यहाँ पे अब बता रहे हैं ऑथर की फैक्ट्रीज में क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो जैसे फैक्ट्रीज लैक करती हैं स्पेसिफिक हीट स्टैंडर्ड्स एंड वो आउटडेटेड स्टेट रेगुलेशंस पे बेस्ड है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ओएसएच कोड अभी भी लागू नहीं हुआ है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि रेगुलेशंस जो है वो उनको बिल्कुल इन्फोर्स किया जाए, नए रेगुलेशंस को, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो आ चुके हैं उनको यूज़ किया जाए। फॉर एग्जाम्पल ब्राज़ील ने मैंडेट किया वर्क स्टॉपेज बेस्ड ऑन वेस्ट बल्ब ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ब्राजील ने अपने यहाँ ये कहा है कि भैया आपको काम फैक्ट्रीज में रोकना होगा अगर ग्लोबल टेम्परेचर इतने से एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, जो वेस्ट बल्ब ग्लोबल टेम्परेचर है उस पर बेस्ड कर दिया है। तो उसके टेम्परेचर के हिसाब से काम होता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो काम बंद कर देते हैं। तो ब्राज़ील का ये हम कुछ अडॉप्ट कर सकते हैं अपने यहाँ, और हमारे यहाँ भी रेगुलेशंस करने की ज़रूरत है। दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और यहाँ पे ऑथर ने कहा कुछ प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, जैसे कि जो लेबर डिपार्टमेंट है उसमें वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। लेबर इंस्पेक्टर जो होते हैं वो क्लाइमेट रिलेटेड इशूज़ में ट्रेंड नहीं रहते हैं, है ना, और वो सही से ट्रेनिंग जब नहीं रहेगी तो ऑब्वियस बात है उनका जो इंस्पेक्शन होगा वो भी प्रॉपर नहीं होगा। और जो फ्रेमवर्क है ओएसएच कोड है उसको लागू करने की जरूरत है, बहुत जल्दी से जल्दी इन्फोर्स करने की जरूरत है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द ट्रबल विद द सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम वर्डिक्ट। अब यहाँ पे ऑथर ने ईवीएम वर्डिक्ट के बारे में बोला। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था, वो केस था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर एंड अरुण कुमार अग्रवाल, जिन्होंने चैलेंज किया था सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। आप केस समझ लीजिए, उन्होंने क्या चैलेंज किया था, द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो कि इंडियन इलेक्शंस में यूज होती है, ठीक है ना। तो पिटिशनर्स ने ये कहा था कि भाई ईवीएम की जो सिक्योरिटी है, ईवीएम की जो सिक्योरिटी है उसको वेरीफाई किया जाए इंडिपेंडेंटली, पर्टिकुलरली उसका सोर्स कोड लिया जाए। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखेगा। उन्होंने कहा था कि पर्टिकुलरली उसका जो सोर्स कोड है, देखो कोई भी मशीन काम कर रही है तो एक कोड से काम कर रही है, एक सोर्स कोड होता है उसका ना, किसी भी चीज़ का, कोई भी सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं तो उसका सोर्स कोड बनाते हैं ना, तो उसका सोर्स कोड जो है उसकी स्क्रूटनी करने की बात ऑथर ने यहाँ पे कही है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है वो यही कहा है कि अपने वर्डिक्ट में उन्होंने इलेक्शन कमीशन की बात मान ली है और उन्होंने डिसमिस कर दिया सिक्योरिटी कंसर्न्स को, और ये ओपन जो उसका कोड था उसकी स्क्रूटनी के लिए भी मना कर दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट था ये चीज़ जिसका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के सोर्स कोड के बारे में कई बार कहा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के शब्दों को वर्बैटिम मान लिया और कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, प्रॉपरली ऑलरेडी स्क्रूटिनाइज्ड है और ये सेफ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑथर का कहना है कि ब्लाइंड ट्रस्ट इन द इलेक्शन कमीशन वर्ड इज इनसफिशिएंट फॉर अ सिक्योर इलेक्टोरल प्रोसेस। मतलब कि अगर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे इलेक्शन कमीशन के वर्ड्स को तो ये तो फिर इलेक्टोरल प्रोसेस में के सिक्योरिटी के हिसाब से इनसफिशिएंट है। पब्लिक ट्रस्ट रिक्वायर्स डिमॉन्स्ट्रेबली सिक्योर सिस्टम्स एंड नॉट जस्ट क्लेम्स ऑफ सिक्योरिटी। उन्होंने कहा कि भाई पब्लिक ट्रस्ट अगर आपको बढ़ाना है या क्रेडिबिलिटी को बढ़ाना है तो आपको एक सिक्योर सिस्टम चाहिए, केवल क्लेम नहीं चाहिए कि सिक्योरिटी है, हाँ सिक्योरिटी कोई कह दे। और एक उसका जो किस तरीके से सिस्टम वर्क करता है वो सोर्स कोड अगर आप देंगे तो भी वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा उसकी सिक्योरिटी को, लेकिन आप उसकी स्क्रूटनी जरूर कर सकते हैं कि कोई इसमें ओपन लूप तो नहीं है, लूप होल तो नहीं रह गया है। ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके लिए एग्जांपल ऑथर ने कहा कि भाई देखो ओपन सोर्स बहुत सारे सॉफ्टवेयर अभी भी चल रहे हैं, आज भी वर्ल्ड में अगर आप देखो तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर PHP देख लो, ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो PHP में तो सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं। तो ऑथर ने वही कहा, वर्ड प्रेस देख लो, ये सारे ओपन सोर्स हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स जो हैं वो सेफली यहाँ पे वर्क कर रही हैं। तो ऐसा नहीं कि आप अगर सोर्स कोड दे देते तो कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जाती, लेकिन हाँ उसकी स्क्रूटिनी प्रॉपर हो जाती और उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती। तो वही चीज़ ऑथर ने इस आर्टिकल में कहा है। इस डिसीजन में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उसके लिए उन्होंने यही क्रिटिक कहा है कि मतलब ब्लाइंडली उसके वर्ड को मान लेना सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के, दैट वाज नॉट द थिंग, राइट थिंग, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब यहाँ पे ऑथर ने इस एडिटोरियल में ये कहा है कि इंडिया को जो है वो इंडियन ओशन कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए एंड ग्लोबल वार्मिंग का डेटा जो है वो कलेक्ट करना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो ग्लोबल वार्मिंग है उस कारण से दो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। एक है हीट वेव्स जो नॉर्मली प्लेन हिली एरियाज में देखते हैं, और एक मैरीन हीट वेव्स। तो मैरीन हीट वेव्स ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है ना। तो बहुत ज़्यादा मैरीन हीट वेव्स फ्रीक्वेंट भी हो गई हैं और मैरीन हीट वेव्स बहुत ज़्यादा इंटेंस भी हो गए, विच इज़ 10 टाइम्स मोर देन द करंट लेवल, है ना। एंड मैरीन हीट वेव्स जो हैं वही रिलेटेड है रैपिड साइक्लोन से भी। तो इस कारण से साइक्लोन्स भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, बहुत उनके नंबर्स भी इंक्रीज हो गए, उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ गई है। ठीक है ना। इसके अलावा जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, ये ओशियन वार्मिंग स्पेशली जो मैरीन वार्मिंग है, वो इट विल लीड टू कोरल ब्लीचिंग एंड इट विल हार्म द फिशरीज सेक्टर एज वेल। तो याद रखिएगा, इससे कोरल ब्लीचिंग तो होगी ही होगी, इससे फिशरीज सेक्टर को भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है ना। एंड इंडियन ओशन जो है इट इज प्रिडिक्टेड टू इंटर इनटू अ नियर परमानेंट हीट वेव स्टेट। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण जो इंडियन ओशन है, ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि इट इज गोइंग टू इंटर इनटू अ नियर परमानेंट हीट वेव स्टेट। मतलब हीट वेव उसमें परमानेंट रहेगी, है ना। अब जब हीट वेव परमानेंट रहेगी तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इससे सीवियर साइक्लोन्स के नंबर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, मॉनसून जो है बहुत ज़्यादा इरेटिक हो जाएगा, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मतलब ड्रॉट लाइक कंडीशन, फ्लड लाइक कंडीशन, या एक्सट्रीम जो इवेंट्स है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। और इसमें ग्लोबल वार्मिंग में पर्टिकुलर जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हैं जैसे फॉसिल फ्यूल की बर्निंग हो गई, है ना, ये सब जो है ये ज़्यादा चैलेंजेस कॉज कर रहे हैं। एंड दैट इज द थिंग विच इज ऑथर हैज़ प्रेडिक्टेड आउट। इसीलिए उन्होंने कहा कि भैया अगर आप दूसरी कंट्री से डेटा गैदरिंग करें, रिसर्च करें इंडियन ओशन में, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इंडिया को कोलैबोरेट करना चाहिए दूसरे इंडियन ओशन कंट्रीज़ के साथ, ताकि बेटर डेटा कलेक्शन हो सके, बेटर प्रोजेक्शन हो सके और बेटर स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकें आप, ताकि लोगों को और इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाया जा सके। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे दो आर्टिकल हैं, देखो, पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क्स होल्ड द की टू द फाइनल फेट ऑफ सम स्टार्स। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दो तीन चीज़ें बताई गई हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है ना। लेट मी टेल यू क्वार्क्स के बारे में जो आर्टिकल आया है उसमें क्या कहा गया है। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। सो लेट मी ओपन डाउन दैट फर्स्ट। क्वार्क्स के बारे में जो कहा गया है, दो तीन चीजें इसमें टर्म्स जो आप नए सीखेंगे, एक क्वार्क आप सीखेंगे, दूसरा हेड्रॉन आप सीखेंगे, तीसरा क्लम्प आप सीखेंगे। ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, अभी तक हमको लगता था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जो है बहुत छोटे हैं, सबसे जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे हैं ना, लेकिन वो उनसे भी छोटे कोई चीज़ है। मतलब वो जो चीज़ें प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बना रही हैं वो क्या होते हैं, तो वो एक्चुअली क्वार्क्स होते हैं। तो याद रखिएगा, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नॉट एलिमेंट्री पार्टिकल्स बट दे आर कंपोजिट पार्टिकल्स विच आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क्स। तो मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जिस चीज से बने ना वो क्वार्क कहलाते हैं। ठीक है ना। अब इन्हीं क्वार्क्स का जो कलेक्शन होता है ना उसको हम हेड्रॉन बोलते हैं। हेड्रॉन
तो मतलब कि कुल मिला के प्रोटॉन भी क्वार्क्स का कलेक्शन ही है, तो प्रोटॉन एक तरीके से हेड्रॉन हो गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन भी क्वार्क्स का कलेक्शन ही है, तो इलेक्ट्रॉन एक तरीके से हेड्रॉन हो गया। तो हेड्रॉन इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ क्वार्क्स, और ये इसके एग्जांपल्स है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो क्वार्क क्लंपिंग क्या होती है? क्वार्क क्लंपिंग मतलब कि देखो जो क्वार्क्स होते हैं ना वे आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते, एक क्वार्क नहीं मिलेगा आपको, दे आर बेसिकली कन्फाइंड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, और वो ग्रुप्स में होते हैं 2-3, जिसको हम क्वार्क क्लंप बोलते हैं, ठीक है ना। एंड ये क्वार्क क्लंप है, इनके अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे एक क्या मीजॉन हो गया, मीजॉन्स हो गया, इट कंसिस्ट ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क, एक क्वार्क होता है और एक एंटी क्वार्क होता है विच इज बाउंड टुगेदर बाय अ ग्लूऑन। तो मीजॉन जो होता है इट्स अ कलेक्शन ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क, मतलब कि जिनके अपोजिट प्रॉपर्टीज हो एंड उनको टुगेदर ग्लूऑन्स के द्वारा रखते हैं। दूसरा एक क्लंप हो गया बैरियॉन्स। बैरियॉन्स में 3 क्वार्क होते हैं एंड आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेड्रॉन इन नेचुरल मैटर, ठीक है ना। तो ये इसमें 3 तरीके से 3 क्वार्क्स होते हैं, इनको बैरियॉन्स बोलते हैं। और बेसिकली मैंने आपको हेड्रॉन्स तो बता दिया ना, हेड्रॉन्स आर फैमिली ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वही हेड्रॉन्स है, ठीक है ना। एंड हेड्रॉन्स किससे बनते हैं? क्वार्क्स से बनते हैं, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब अभी एक्चुअली रिसेंटली नए इंसाइट्स मिले थे रिसर्च क्वार्क क्लंपिंग के रिगार्डिंग, तो वो यहाँ पे बताए गए हैं, जिसमें रिसेंट रिसर्च हैज शेड अ लाइट ऑन हाउ द डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग पार्टिकल्स कैन इन्फ्लुएंस द क्वार्क क्लंपिंग। मतलब कि डेंसिटी ऑफ जो सराउंडिंग पार्टिकल्स है ना वो भी क्वार्क क्लंपिंग को इम्पैक्ट करती है, ये चीज़ अभी रिसर्च में पता चली है। एक और स्टडी थी जिसने कहा था कि हैवियर क्वार्क्स का जो कॉम्बिनेशन है और लाइटर क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन है वो किस तरीके से काम करता है, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में कैसे होता है, तो ये भी एक चीज़ है। तो वो रिसर्च आपको नहीं पता होनी चाहिए, लेकिन आपको ये मतलब ये पता होना चाहिए कि क्वार्क्स नाम की चीज़ क्या है, हेड्रॉन्स नाम की चीज़ क्या है, और ये आपका जो मैंने 2 आपको क्लंपिंग के बताए, बैरियॉन्स और वो मीजॉन्स। अब एक और आर्टिकल आया था यहाँ पे, प्लास्टिक ट्रीटी टॉक्स कंक्लूड इन ओटावा विद लिटिल प्रोग्रेस। तो ये ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के निगोशिएशंस चल रहे हैं, कहाँ पे चल रहे थे? तो ओटावा में चल रहे हैं, ओटावा कनाडा में है, और वो खत्म हो गए। 192 कंट्रीज उसमें डिलिबरेट कर रही थी, लेकिन कुछ प्रॉपर रिजल्ट निकला नहीं। प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करने के लिए डिस्कशन चल रहा था। 4th बातचीत है ये, है ना, जब से ये स्टार्ट हुआ है 4th बातचीत इसमें से हो रही थी, लेकिन कोई इसमें निगोशिएशन का फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकला है। 4th राउंड टॉक्स वेर एक्सपेक्टेड टू डिलीवर अ टाइमलाइन वेयर बाय प्राइमरी प्लास्टिक पोल्यूशन वॉज टू हॉल्ट। जो प्राइमरी प्लास्टिक्स हैं उनको पूरा बैन करके उनका पोल्यूशन हॉल्ट करने की बातचीत, उसका टाइमलाइन आना था, लेकिन वो भी नहीं आ पाया, है ना। इसमें इंडिया का एक व्यू आपको याद रखना है। इंडिया का क्या है? तो इंडिया ने अपोज किया है restrictions on producing the so called primary plastic polymer, या फिर जिनको वर्जिन प्लास्टिक्स भी बोलते हैं। तो प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर्स या फिर वर्जिन प्लास्टिक्स के प्रोडक्शन पे कंट्रोल लगाने के लिए इंडिया ने मना किया है। उन्होंने ये कहा कि जो प्रोडक्शन रिडक्शंस है इट इज़ आउट ऑफ द स्कोप ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली रेजोल्यूशन, तो ये नहीं कर सकते वो, ऐसा इंडिया ने कहा था, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट इंडिया का भी आपको याद रखना है इसमें। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब थोड़ा सा कुछ कल के न्यूज़ आइटम्स है वो देख लेते हैं एक बार, है ना। कल वाले भी देख ले, 2-3 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। कल के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट 2-3 आर्टिकल थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट आया था कल, जिसको हम कैटफिश इफेक्ट बोलते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि एशिया का पहला स्पॉट बिटकॉइन ईथर ETFs दे बिगिन ट्रेडिंग इन हांगकॉन्ग। याद रखेगा, हांगकॉन्ग हैज़ लॉन्च्ड ट्रेडिंग ऑफ एशियाज फर्स्ट स्पॉट बिटकॉइन एंड ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स तो आपको पता है ना, जो एक्सचेंज में आप फंड्स, मतलब एक तरीके से जब जैसे शेयर मार्केट की तरह जब आप ट्रेडिंग करने लगते हो ना म्यूचुअल फंड्स की, वो होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ठीक है ना। कुल मिलाकर के जैसे आप शेयर खरीदते बेचते हो ना, वैसे जब आप म्यूचुअल फंड्स खरीदने बेचने लगोगे ना एक्सचेंज में, तो उसको बोलते हैं। तो स्पॉट बिटकॉइन, जो पहला स्पॉट बिटकॉइन है एशिया का, वो कहाँ पे खुला है? वो हांगकॉन्ग में खुला है, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये हो गया, क्रिप्टो में एक बड़ा रेवोल्यूशन एक तरीके से लाया। दूसरा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कैटफिश इफेक्ट, दिख रहा है आपको? कैटफिश इफेक्ट। कैटफिश इफेक्ट क्या होता है? देखो ये पूरा आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट टर्म में बता दूंगा। टेस्ला ने सेल्फ ड्राइविंग कार्स लॉन्च की, ये पुश कर रहा है राइवल्स को कि वो भी कुछ अच्छा करे, ठीक है ना। देखो क्या होता है, मान लो 2 लोग हैं, है ना, 2 लोग हैं, एक व्यक्ति है यहाँ पे ये, एक व्यक्ति यहाँ पे है
ये वाला जो व्यक्ति है ऊपर की तरफ जिसका एरो है वो बहुत मजबूत है, बहुत पढ़ता है, ऊपर ऊपर ही जाता है, और ये इसके साथ रहता है, ये बहुत ज़्यादा होशियार नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ता भी नहीं था पहले, लेकिन जब ये साथ रहने लगेंगे ना तो ये नीचे वाला जो व्यक्ति ये भी कोशिश करेगा कि ऊपर आने की कोशिश करेगा, ये भी पढ़ने लगेगा, धीरे धीरे पढ़ने लगेगा, है ना। तो क्या होता है कि जब आप स्ट्रांग राइवल को देख करके उसके जैसे आप मतलब अपने आप को मोटिवेट फील कराओ और अपने और ऊपर बढ़ने की कोशिश करो, तो उसको बोलते हैं कैटफिश इफेक्ट। एक्चुअली कैटफिश और सार्डीन की कहानी से ही है, जब सार्डीन्स कैटफिश के साथ रहती है ना तो कैटफिश मजबूत है, सार्डीन वीक है, तो सार्डीन्स और ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं ना जब कैटफिश उनके पास आते हैं, तो दे स्टार्ट एक्टिवली ताकि वो अपने आप को बचा सकें। तो ये एक इसी से कैटफिश इफेक्ट आया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एक और न्यूज़ आर्टिकल है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है, लेट मी ओपन दैट एज वेल। यहाँ पे कल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आया था, तो मैं बता दूं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है इट्स अ क्रूशियल इंस्टीट्यूशन जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इन्वेस्टिगेटिंग इन द मनी लॉन्ड्रिंग केसेस या फिर फॉरेन एक्सचेंज लॉज को जो वायलेट करते हैं उनको मॉनिटर करता है। ईडी का फॉर्मेशन 1 मई 1956 में हुआ था, जब वो इन्फोर्समेंट यूनिट कहलाता था। तब ये आता था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत, है ना, याद रखिएगा। एंड ये याद रखिएगा कि ये हैंडल करता है वॉल्यूशंस ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल लॉज अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, फेरा जो एक्ट है उसको उसके अंतर्गत उसको मॉनिटर करता है। इनिशियली ये हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ब्रांचेस हैं बॉम्बे में, कलकत्ता में, एंड बाद में इसका नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया और एक ब्रांच मद्रास में भी ओपन की गई। फेरा को बाद में रिप्लेस किया गया, फेरा 1973 से, फिर बाद में फेमा आ गया हमारे यहाँ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और वो फोर्स में आया, इफेक्ट में आया 2000 से। तो फिर ये सब भी ईडी ही हैंडल करता है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पीएमएलए 2002 में आया, और ईडी को फिर पीएमएलए के फंक्शंस भी दे दिए गए 2005 से, ठीक है ना। ईडी जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर अब आता है, पहले आता था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत, अब आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। एंड याद रखिएगा कि डायरेक्टर होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के, हेड होता है जो कि स्पेशल डायरेक्टर होता है इन्फोर्समेंट का, देन डिप्टी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं। एंड याद रखिएगा, एंड नवंबर 2021 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अलाउड एक्सटेंडिंग द टेन्योर ऑफ ईडी डायरेक्टर्स फ्रॉम 2 years to up to 5 years, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड these are the things which are there. I hope you got clarity regarding that. एक और चीज़ थी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे बिकॉज ओवर द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, तो ये चल रहा था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, एंड दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।